टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में महत्व। ठीक है जी, जस्ट हम लोग अभी इसी का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो शुरू से अध्ययन करते हैं। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। तो यहाँ पर कहना चाहिए 12वीं के सिलेबस में 2 उपयोग दिए गए हैं। पहला क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी, पौधों की उत्पादकता में सुधार, पौधों की उत्पादकता में सुधार। ठीक है, दूसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा। इसका हिंदी नाम क्या होता है, फसल सुरक्षा, क्रॉप प्रोटेक्शन। पहला क्या है, पादप की उत्पादकता में सुधार। जस्ट अभी आप लोगों को मैं बता रहा था बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल कहना चाहिए पादप की उत्पादकता में सुधार किया जा रहा है। क्लियर, जैसे कि आप लोगों को एक बार पुनः बताता हूं, आए दिन हम लोग सुनते हैं जो किसान होते हैं ये बोलते हैं कि इस साल उत्पादन क्षमता कम हुआ। कोई बोलते हैं मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, कोई बोलते हैं मेरे पास 15 एकड़ जमीन है, लेकिन किसान को मान लो कहना है कि उत्पादन कम हुआ, तो किसान क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पौधों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 1 एकड़ खेत, कोई किसान 1 एकड़ खेत में कहना चाहिए 15 क्विंटल धान का उत्पादन करता है, कोई किसान 20 क्विंटल धान का उत्पादन करता है, कोई किसान 25 क्विंटल धान का उत्पादन करता है। ठीक है, तो कहना चाहिए किसान चाहते हैं कि उनकी उत्पादन क्षमता क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, ठीक है, पौधों की उत्पादकता में क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। तो पौधों की उत्पादकता में सुधार कौन सी विधि से होगा, एक विधि का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीन होते हैं, इसी जीन का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, हमको पता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन पाए जाते हैं। ये जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है दाल देने वाले पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, और दाल देने वाले पौधे के जड़ में पाई जाती है, जिसको हम लोग रूट नोड्यूल्स बोलते हैं, मूल ग्रंथिकाएं बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है। मतलब भूमि को उर्वरक या फिर खाद्य की आवश्यकता नहीं है। जिस भूमि में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। तो 2 साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है डिक्सन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है पोस्टेल। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार कहना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन को क्या किया था, पृथक्करण किया था। डिक्सन और पोस्टेल नामक 2 साइंटिस्ट है, इन्होंने कहना चाहिए बैक्टीरिया से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन का क्या किया, पृथक करने में सफलता प्राप्त किए। और पृथक करने के बाद 2 बैक्टीरिया, एक है इकोलाई और एक है न्यूमोनी, दोनों बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराने में क्या पाए थे, सफलता प्राप्त किए थे। क्लियर, तो पौधों की उत्पादकता में सुधार कैसे करना है, इसका मेन अर्थ यह होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीन है उनको बैक्टीरिया से निकालना और नई पौधों में प्रविष्ट करना। जैसे कि धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, मतलब जिस फसल का हमको पैदावार ज्यादा चाहिए उस फसल में उस जीन को क्या कराना पड़ेगा, हमको ट्रांसफर कराना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पर एक मैं चित्र बता रहा हूँ, इस चित्र की सहायता से क्लियर है। यदि 12वीं में क्वेश्चन आता है तो आपको चित्र को ही बनाना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है ऐसी चित्र आपको सेम बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग अपने ट्रिक से भी बना सकते हैं, क्योंकि गूगल में हम लोग देखते हैं इस चित्र को, अलग अलग लेखक अलग अलग चित्र बनाते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चित्र बनाते हैं, लेकिन फंडामेंटल लगभग एक ही रहेगा, चित्र भले अलग हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चित्र की सहायता से कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन का कहना है कि ट्रांसफर कैसे किया जाता है। क्लियर,
तो ये कहना चाहिए एक बैक्टीरिया का सेल है। क्या है? एक बैक्टीरिया का सेल है। इसको हम लोग कहने चाहिए ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में कहने चाहिए क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन पाए जाते हैं। क्लियर? ये एक बैक्टीरिया का कोशिका है, एक और बैक्टीरिया का कोशिका है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसका अध्ययन यहाँ पर नहीं करेंगे। ये भी कहना चाहिए न्यूक्लियाइड या फिर न्यूक्लियस, इनका यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, इसका अध्ययन यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि कहना चाहिए जीवाणु कोशिका में पाई जाती है, तो इस चित्र को बनाना पड़ेगा। क्लियर? और ये कहने चाहिए क्या है? प्लाज्मिड, ये वेक्टर है। ये क्या है? प्लाज्मिड, ये वेक्टर है। क्लियर? ये प्लाज्मिड वेक्टर है। अब इस कहना चाहिए साइंटिस्ट लोग इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया से क्या कर लिए? पृथक कर लिए। क्या कर लिए? इसको पृथक कर लिए, आइसोलेट कर लिए। ठीक है, पृथक कर, इसको भी क्या कर लिए? आइसोलेट कर लिए, पृथक कर लिए। ठीक है, ये कहने चाहिए प्लाज्मिड है, ये भी क्या है? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का ये क्या भाग है? ये QDA। ठीक है, अब यहां पर कहना चाहिए इको RI, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो कहना चाहिए क्या कहलाता है? मोलकुलर कैंची, मतलब ये आणविक कैंची कहलाता है, जो DNA के खंडों को क्या कर सकता है? काटने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड यहाँ पर ये कट करता है, काटने का कार्य करता है, और यहाँ पर जो भाग था उसको कट करके क्या कर दिए? अलग कर दिए। क्लियर? ये आणविक कैंची कहलाता है। तो ये कहने की जो TDNA है उसको काट कर इस स्थिति में ला दिया है। अब ये कहने चाहिए ये वास्तव में कहने चाहिए इसको हम लोग राइजोबियम नामक बैक्टीरिया मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसको राइजोबियम नामक बैक्टीरिया कह सकते हैं। ठीक है, यदि इसको हम लोग ई कोलाई नामक बैक्टीरिया बोलेंगे तो हमको एक अलग से कहना चाहिए राइजोबियम बैक्टीरिया बनाना पड़ेगा। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीन है उसको अलग करना पड़ेगा। तो यदि इसको राइजोबियम मानेंगे तो ये इसका क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन है। यदि इसको ई कोलाई नामक बैक्टीरिया कहेंगे तो यहाँ पर एक अलग से बैक्टीरिया का और नामांकित चित्र हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग से हम लोग और नामांकित चित्र नहीं बनाते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। और इनसे हम लोग क्या पृथक कर लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन को क्या कर लिए? पृथक कर लिए। क्लियर? और यहाँ से एक और बैक्टीरिया, इसको सामान्य बैक्टीरिया बोल सकते हैं। अब इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और इस बैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन, इन दोनों को कहने चाहिए हम लोग क्या तैयार कर लेते हैं? दोनों को मिलाने के बाद क्या तैयार कर लेंगे? रिकम्बिनेंट DNA। ये क्या है? रिकम्बिनेंट DNA, जिसका दूसरा नाम काइमेरिक DNA होता है। मतलब ये उच्च क्वालिटी का क्या होता है? ये DNA होता है। क्लियर? अब ये जो DNA हमको प्राप्त हुआ, इसको एक दूसरे बैक्टीरिया के कोशिका में प्रविष्ट करते हैं। ये अलग बैक्टीरिया है और ये अलग बैक्टीरिया, ये अलग बैक्टीरिया। इसको पहला बैक्टीरिया बोल सकते हैं और इसको दूसरा बैक्टीरिया कह सकते हैं, और ये क्या है? तीसरे बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम। क्लियर? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि ये वेक्टर रूप में कार्य करती है। इसमें TI प्लाज्मिड पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? TI प्लाज्मिड पाई जाती है, जो वेक्टर रूप में कार्य करता है। इसी कारण इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये जो रिकम्बिनेंट DNA है, इसको इस जीवाणु कोशिका में क्या कराते हैं? हम लोग प्रविष्ट कराते हैं। तो ये रिकम्बिनेंट DNA है और ये भी क्या है? रिकम्बिनेंट DNA। क्लियर? उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं? क्लोनिंग। क्या करते हैं? क्लोनिंग करेंगे। तो क्लोनिंग करेंगे तो इसी समान हमको अनेक संख्या में प्राप्त होगा। अनेक संख्या में क्या होगा? हूबहू इसी के समान प्राप्त होगा। तो सुविधा की दृष्टि से आप लोग यहाँ 2 चित्र बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं अपनी सुविधा के अनुसार 4 क्लोनिंग बना दिए हैं इसका, जिसमें ये रिकम्बिनेंट DNA है, ये भी है, ये भी है और ये भी। ये सब कहने चाहिए क्या है? ये रिकम्बिनेंट DNA। क्लियर? अब ये कहने चाहिए जो रिकम्बिनेंट DNA, इसको हम लोग किसमें प्रविष्ट करा देंगे? प्लांट कोशिका में। किसमें प्रविष्ट करा देंगे? प्लांट कोशिका में। जिस पौधे की उत्पादन क्षमता को हमको बढ़ाना है, ठीक है, जिस पौधे का हम लोग खेती करते हैं उस पौधे में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, उस पौधे का ये क्या है? ये प्लांट सेल है। अब ये कहना चाहिए इसको हम लोग इसमें क्या करा देते हैं? प्रविष्ट करा देते हैं प्लांट सेल। और ये प्लांट सेल का क्या है? ये केंद्रक है। ठीक है,
अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, ये भी रिकम्बिनेंट डीएनए है, और उसका कहना है कि रिकम्बिनेंट डीएनए का क्या है, ये टी डीएनए है ये, ठीक है। ये भी क्या है, टी डीएनए, ये भी क्या है, टी डीएनए है। अब इसी को कहना चाहिए हम लोग प्लांट न्यूक्लियस के अंदर क्या करा देते हैं, ट्रांसफर करा देते हैं। अब जिस पौधे में ट्रांसफर कराएं उसमें क्या आ गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन आ गया। इस पौधे में क्या आ गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन आ गया। अब इस पौधे में नेचुरली रूप से पाया जाएगा। अब इस पौधे का हम लोग खेती करेंगे तो इनका कहीं उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हमको खाद्य या फिर उर्वरक की आवश्यकता कम होगी, ठीक है, ज्यादा आवश्यकता नहीं होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, ठीक है, हम लोग पौधों की उत्पादकता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। क्लियर। तो आजकल ये देखा जाता है नीट में यहीं से कई क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था जैसे कि सिम्बायोसिस, उसको तो हम लोग सभी जानते हैं, दाल देने वाले पौधे, उनके जड़ में क्या पाई जाती है, रूट नोड्यूल्स, उसमें राइजोबियम नामक क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है। तो दोनों के बीच सिम्बायोसिस का संबंध होता है। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था धान के जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, ये उत्तर आपको सामान्य पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर होता है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम नामक क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये सिम्बायोसिस का उदाहरण नहीं है, ये किसका उदाहरण है, ये लूज एसोसिएशन। लूज एसोसिएशन का क्या है, ये उदाहरण है। इसको एक बार नेट में पूछा गया था। क्लियर। एक और पौधे का नाम बता रहा हूं मैं, जैसे कि सोयाबीन और कुछ अन्य पौधे भी हैं। तो आजकल कहना चाहिए साइंटिस्ट लोग बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से धान और मक्का इनके जड़ों में रूट नोड्यूल्स उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से दाल देने वाले पौधे में क्या होती है, प्राकृतिक रूप से रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार से वैज्ञानिक आर्टिफिशियल रूप से धान की पौधे, मक्का के पौधे, इनके रूट में क्या उत्पन्न कर रहे हैं, रूट नोड्यूल्स उत्पन्न कर रहे हैं। क्लियर। रूट नोड्यूल्स उत्पन्न करने के बाद उसमें कुछ बैक्टीरिया को भी प्रविष्ट कराने का प्रयास किया जाएगा। उसमें हीमोग्लोबिन जीन और लेक्टिन जीन, दोनों जीन को प्रविष्ट कराने का प्रयास किया जाएगा। हीमोग्लोबिन जीन और दूसरा जीन है लेक्टिन जीन। ये दोनों जीन यदि प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है धान और मक्का के पौधे में जो क्लोरोफिल होता है वो नाइट्रोफिल में चेंज हो जाएगा। जो क्लोरोफिल होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोफिल में चेंज हो जाएगा। और नाइट्रोफिल क्या कार्य करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करेंगे और धान की या फिर फसलों की पैदावार क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आजकल जो सोयाबीन पौधा है उसमें भी कहना चाहिए कुछ रूट नोड्यूल्स उत्पन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन का ट्रांसफर करके सीधे कहने की पौधों की उत्पादकता में हम लोग क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। क्लियर। यहीं पर एक और क्वेश्चन आया था नीट में, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, हालांकि इसका उल्लेख पुस्तक में नहीं है लेकिन दो शब्द बता देता हूं। बायोफोर्टिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे कि किसान लोग जो उत्पादन करते हैं चाहे कोई भी फसल हो, उसमें कहना चाहिए प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स कम मात्रा में होती है। कार्बोहाइड्रेट तो होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो पूरे चावल में मिल जाती है, पूरे आलू में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमको किनकी आवश्यकता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया है, उस टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग पोषण मान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पोषण मान कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब जो फूड मटेरियल है उसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उस नई टेक्नोलॉजी का नाम है बायोफोर्टिफिकेशन।
बायोफोर्टिफिकेशन। इस विधि से जो हम लोग कहना चाहिए फसल उत्पादन करेंगे, उनके प्रोडक्ट में प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इनका विस्तृत अध्ययन एक एग्रीकल्चर का चैप्टर है, उसमें करेंगे। क्लियर। उसके बाद दूसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन। दूसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन। इसका हिंदी अर्थ आप लोग को बताया था मैं, क्रॉप प्रोटेक्शन का फसल सुरक्षा। ठीक है, ये एक लाइन का है केवल, क्रॉप प्रोटेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, फसल सुरक्षा। तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, फसलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, फसल सुरक्षा का मतलब यह होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ हम लोग देखते हैं तो भिन्न प्रकार के पादप, विभिन्न प्रकार की फसल लगा हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के फसलों में क्या लग जाती है, अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो अनेक प्रकार के रोग लगने का कारण क्या है, क्योंकि उस फसली पादप में क्या पाई जाती है, अवांछित जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अवांछित जीन पाए जाते हैं, या फिर उस पौधे में किसी कीट के कारण, किसी सूक्ष्म जीवी के कारण क्या लग जाती है, रोग लग जाती है। तो रोग लगने से कहना चाहिए फसल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उस फसल को बचाने के लिए कौन सी विधि का अपनाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी विधि को अपनाया जाता है। अतः फसलों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाना ही क्या कहलाता है, क्रॉप प्रोटेक्शन कहलाता है। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का महत्व, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का महत्व। क्लियर। इसके बाद आगे अध्ययन करेंगे हम लोग जीएमओ। आगे अध्ययन करेंगे जीएमओ। शॉर्टकट लिखा हूं मैं, जीएमओ। इसका पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर। इसका हिंदी अर्थ होता है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। इसका मेन हेडिंग को आप लोग पकड़ेंगे, यदि मेन हेडिंग को नहीं पकड़ेंगे तो आपको रटना पड़ेगा। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। ठीक है, तो इसको पहले फुल फॉर्म याद कीजिए, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहेंगे इसको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। क्लियर। तो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ये भी संभव है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं, आनुवांशिकी में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं मानव हूं, ह्यूमन हूं, मेरा एक आनुवांशिकी है। ठीक है, ये एलिफेंट है, हाथी है, उसका अलग आनुवांशिकी। ये टाइगर है, उसका अलग आनुवांशिकी। ये आम का पौधा है, उसका अलग आनुवांशिकी। ठीक है, ये कहना चाहिए फिश है, इसका अलग आनुवांशिकी। ये काऊ है, इसका अलग आनुवांशिकी। ये टमाटर का पौधा है, इसका अलग आनुवांशिकी। मतलब सभी पौधों का, सभी जीवों का आनुवांशिकी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे होंगे कि साइंटिस्ट लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे आनुवांशिकी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी में चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि इसका मेन अर्थ ही क्या होता है, जीनों का हेराफेरी करना, डीएनए का हेराफेरी करना, जो संक्रमित जीन को बाहर निकालना, अच्छे जीन को प्रविष्ट कराना। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे सीधे व्यक्ति के, जीवों के आनुवांशिक गुणों में भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर। आप लोग देखते होंगे, जैसे कि एक तो उदाहरण देता हूं, क्लियर हो जाएगा। डॉग और डॉगी, जो गांव में कहने चाहिए जो कुत्ता मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉग, और जो कहने चाहिए जो एक होता है डॉगी, जो पुलिस लोगों के पास होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, उसको सामान्य रूप से बोलते हैं डॉगी।
और रहने को कुत्ता ही है दोनों। लेकिन जो डॉगी होता है बड़ी आकार का, उसमें सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है। मतलब जहां पर क्राइम होता है वहां पर डॉगी को ले जाते हैं। तो डॉगी कहां से उत्पन्न हुआ? उस डॉग से उत्पन्न हुआ। मतलब सीधे कुत्ते के आनुवांशिक गुणों में क्या कर दिया गया है? परिवर्तन कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से आजकल चाहे काऊ हो, चाहे डॉग हो, चाहे फिश हो, चाहे सुअर हो, चाहे चूहा हो, सबके आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। टमाटर तो जानते हैं आप लोग, एक देसी टमाटर होता है और एक कहना चाहिए हाइब्रिड वाला होता है। दोनों के गुणों में अंतर होता है। क्लियर? तो कहना चाहिए हाइब्रिड टमाटर अपने मूल टमाटर का ही कहना चाहिए रूप है, लेकिन वो क्या है? आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन है। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन। आप लोग गाय तो देखे होंगे, काऊ, गांव में जो काऊ होता है, और एक HF होलोस्टीन प्रजाति के काऊ देखे होंगे, बड़ी आकार की होती है, चितकबरा टाइप का होता है। उनके दूध देने की क्षमता कितनी होती है? एक दिन में 15 लीटर। जो गांव में होती है उनकी क्षमता कितनी होती है? 2 लीटर, 3 लीटर। ठीक है? तो वो कहां से उत्पन्न हुए? मूल काऊ से उत्पन्न हुए, लेकिन इसके आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन करके हाइब्रिड काऊ का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो आनुवांशिकी में भी क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर? तो कहना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। क्लियर? इसका दूसरा नाम भी याद रख लेंगे। इसका दूसरा नाम बल्कि ज्यादा प्रचलन में ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक जीव। दो शब्द से बना हुआ है, ट्रांसजेनिक। ट्रांस मतलब ट्रांसफर और जेनिक मतलब जीन, मतलब जीनों का ट्रांसफर करना, जीनों का ट्रांसफर करना, जिसके कारण आनुवांशिक गुण में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर? तो वे जीन जिनका ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसजीन कहलाएगा। और इस ट्रांसजीन के बाद जो जीव बनेगा उसको ट्रांसजेनिक जीव। यदि पौधा है तो ट्रांसजेनिक प्लांट, यदि एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल। क्लियर? उदाहरण बता उसको क्लियर हो जाएगा। GM प्लांट, GM एनिमल। इसका दूसरा नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल। इसका नाम है ट्रांसजेनिक प्लांट। यदि कहना चाहिए क्रॉप में परिवर्तन किया जाता है, फसली पादपों में, तब इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप। यदि फूड मटेरियल देने वाले पौधों में किया जाएगा तब इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक फूड। यदि फल में परिवर्तन किया जाता है तब इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक